हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करते हो जब आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते हो। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी होती है, लेकिन तब भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जैसे सोल्व हो ही नहीं पाते। आप कोचिंग में होते हो या फिर जब आप स्कूल में होते हो और जब आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं, आपको कंसेप्ट समझ में आते हैं और उस टाइम जब वो आपके न्यूमेरिकल्स करा रहे होते हैं, आपसे न्यूमेरिकल भी समझ में आ जाते हैं और आपसे उस टाइम बन भी जाते हैं, क्योंकि टीचर के साथ साथ आप करते हो तो आपसे न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंस होते हो। लेकिन जैसे ही आप घर आते हो और घर आके आप जैसी बुक खोलते हो और वो क्वेश्चंस करते हो जो आपकी टीचर ने ऑलरेडी करा रखे हैं, आपको याद होता है कि हाँ मैंने ये मेथड अप्लाई करा था। लेकिन जब आप सोल्व करने बैठते हो, आप अपना पेन उठाते हो, क्वेश्चन पढ़ते हो, तब आपके माइंड में आता है यार ये कैसे सोल्व हुआ था, मैंने करा तो कुछ ऐसी था लेकिन सोल्व हो नहीं पा रहा। आप रुक जाते हो, बहुत ज़्यादा फिर होपलेस हो जाते हैं, मैंने क्वेश्चन तो करा था। देन उससे हटाते हो, दूसरा क्वेश्चन करते हो, वो भी नहीं होता, फिर तीसरा करते हो, वो भी नहीं होता, फिर देन कॉपी खोलते हो, देन देखते हो अरे ये तो हो गया, मतलब ये तो बहुत ईजी था, फिर करते हो, फिर आपसे हो जाता है। लेकिन वही 2-3 घंटे बाद फिर आप क्वेश्चन करते हो, सोचते हो ये क्वेश्चन मैंने कैसे करा था, ये क्वेश्चन था मैंने ये कैसे करा था, लेकिन आप फिर भूल जाते हो। तो कई बच्चों के साथ ये होता है कि वो जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, जब वो न्यूमेरिकल्स करा रहे होते हैं, उस टाइम तो थोड़ा बहुत ही समझ आ पाता है लेकिन ज़्यादा नहीं आ पाता। ठीक है, तो ये डिफिकल्टीज सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रही, ये सबके साथ हुई थी और इवन मेरे साथ भी हुई थी। तो यहाँ पे क्या आपको, जैसे कई होते हैं सब्जेक्ट जहाँ पे सिर्फ आपको इग्नोर करना ज़रूरी होता है, जैसे कि कंफर्टेबल पोजीशन से अपने बेड से स्टडी टेबल में बैठना इज द डिफिकल्ट थिंग, बट पढ़ते रहना इज सिंपल थिंग। क्योंकि कंफर्टेबल पोजीशन से आपको स्टडी टेबल में आने में बहुत मेहनत लगती है, उठना पड़ता है अपने कंफर्टेबल वे से। उसी तरह से अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो वहाँ पे भी आपको अपने कंफर्टेबल पोजीशन से उठकर एक हार्डवर्क में आना पड़ेगा, तभी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे और फिजिक्स की जो एक साइकोलॉजी है उसको समझ पाओगे, राइट। बाकी सब्जेक्ट में क्या होता है, बस वहाँ पे आपको इग्नोर करना है। लाइक बायोलॉजी की बात करें, आपको बस एक बार पढ़ने बैठना है, फिर आप पढ़ते रहोगे, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। केमिस्ट्री समथिंग इनऑर्गेनिक की बात करें तो वहाँ पे भी सिंपल है, आप समझ लोगे। लेकिन फिजिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता। फिजिक्स के अंदर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक जाना पड़ेगा, उसके सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप जो उसका लास्ट स्टेप है वो होता है न्यूमेरिकल, तभी सोल्व कर पाओगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पाते, लेकिन वो डेरिवेशन जब एग्जाम में आते हैं तो वो लिख सकते हैं, वो जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सोल्व कर सकते हैं। वो बच्चे फिर भी काफ़ी आगे हैं उन बच्चों से जिनसे न्यूमेरिकल तो सोल्व होते नहीं, डेरिवेशन करने बैठते हैं वो भी भूल जाते हैं और रीजनिंग क्वेश्चन तो उनसे होते ही नहीं, वो बहुत पीछे हैं। इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है कि जो बच्चे न्यूमेरिकल्स नहीं सोल्व कर पाते, सिर्फ रीजनिंग क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं और डेरिवेशन जो रटनी होती है वो कर लेते हैं, तो पास है, वो फिजिक्स में पास होने में इतना डर नहीं है कि वो फेल हो जाएंगे। लेकिन जिससे डेरिवेशन भी नहीं हो पाती और जिससे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी नहीं हो पाते, तो वो फेल से नहीं बच पाएंगे, तो उनके लिए पास होना भी बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, लेकिन इन तीनों बच्चों में अगर मैं बात करूँ, दोनों बच्चों में जो न्यूमेरिकल्स तो दोनों नहीं सॉल्व कर पाते, जो दूसरा है कि जो डेरिवेशंस और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते, इन दोनों बच्चों में जो एक कॉमन मिस्टेक है वो है कि उन्होंने जो स्टेप्स है वो ढंग से फॉलो नहीं करे, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं लेट कर रहे हैं। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर पा रहे हैं उनको पता है कि उन्होंने क्या क्या स्टेप फॉलो करे और यहाँ पे स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। अगर आप फिर क्वेश्चन को पहले उठा रहे हो फिर कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो तब कुछ नहीं कर पाओगे आप, तो आपको एक स्टेप वाइज करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। यहाँ पे मैंने इसलिए ऐसा बोला है ताकि जो बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहे उनको मैं मोटिवेट कर सकूं कि वो कुछ कदम आगे हैं, इतना होपलेस फील ना करें, उनको कुछ स्टेप्स करने हैं जिससे फिर उनके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होने लग जाएंगे। और उन बच्चों को मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही कि जिनके डेरिवेशन भी नहीं सॉल्व हो पा रहे, जिनसे ये नहीं, उनको मैं ये दिखा रही हूँ कि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, अब जब अगर अब भी सोते रहोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए खुद को जागरूक करो ताकि पीछे ना रह जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक छोटी सी एक मोटिवेशन दूँ तो कई बच्चे ऐसे हैं जो पूरे दिन सोते रहेंगे, फिर कहेंगे मुझसे फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे। ठीक है, लेकिन वो जब रात को सोने बैठते हैं तो उनके दिल में एक रेग्रेट होती है कि यार मैंने पूरा दिन ना अपना ऐसे ही वेस्ट कर दिया, अगर मैं पढ़ लेता तो शायद आज सुकून से सो पाता। तो वो बच्चे एक फिर भी
वो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ। ये पेपर तो बहुत छोटी बात है, वो आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, उनका अंदर का जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो उन्हें बार बार ये फील कराते हैं कि तू जो गलत कर रहा है, तू एक गलत रास्ते पे जा रहा है, सही कर ले। लेकिन दूसरी बारी मैं बच्चों की बात करूँ कि जो पूरे दिन सोते हैं, ठीक है, खाना पीना सोना खेलना जो भी वो करते हैं, और रात को सो भी आराम से जाते हैं, उनको कोई रिग्रेट फील नहीं होता, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे इन दी पढ़ाई, इन दी स्टडीज़ के अंदर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, कोई दूसरा काम धंधा पकड़ लो, ताकि शायद कुछ बन सके आपका भी और आपकी फैमिली का भी। तो अपार्ट फ्रॉम दीज मैं आपको बताती हूँ कि आपको फिजिक्स के अंदर कैसे स्टेप फॉलोज करने हैं ताकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको, राइट। देखो, स्टेप फर्स्ट होता है कि आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो उड़कर तो नहीं आ रहे, वो कहीं से तो आ रहे हैं। तो पहले तो ये पता लगाओ कि वो न्यूमेरिकल्स आ कहाँ से रहे हैं। वो न्यूमेरिकल्स आपके चैप्टर में से आ रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो आपके उस चैप्टर में से आ रहे हैं, और वो जो चैप्टर है वो आपकी फिजिक्स की बुक में से आ रहा है। तो मेन जो आपका जो चीज़ आपको करनी है वो फिजिक्स की बुक करनी है, और बाहर नहीं जाना, गाइड्स पकड़ रहे हो, ये पकड़ रहे हो, वो पकड़ रहे हो, नो। आपने फिजिक्स की बुक है, आप पहले वो क्लियर करो, देन आगे जाओ, ठीक है। तो आपने सोर्स पकड़ लिया कि जो न्यूमेरिकल्स है वो हवा में से नहीं आ रहे, वो एक बुक में से आ रहे, वो फिजिक्स की बुक है, हमें उसे समझना है, और उसके अंदर हर एक चैप्टर है, उस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, और हमें हर एक चैप्टर को ढंग से पढ़ना है। तो स्टेप फर्स्ट होता है कि आपका, जैसे कि अगर मैं क्लास 12 की बात करूँ, क्योंकि बोर्ड है और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे जो आपका चैप्टर यूनिट वाइज देखो तो सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है। अब वो चैप्टर उठाओगे और उसके कंसेप्ट्स क्लियर करोगे। So the point is that from where you can clear your concept. So you can clear your concept by your teachers, at your coaching, at your school. अगर वहाँ से भी कुछ समझ नहीं आता तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा, बहुत वास्ट है, आप यूट्यूब खोलो, वहाँ पे सर्च करो चैप्टर, वहाँ से आप पढ़ोगे, कंसेप्ट क्लियर करोगे। अब बात ये आती है आपके पास रह चुका टाइम बहुत कम, बहुत से बहुत कम, तो अब तो अपना जो वो होता है ना अंदर की पावर, वो सारी ना उसे मोटिव ऑन कर दो, उसको उस बटन को ऑन कर दो, और अगर आपको खाने के लिए भी सिर्फ 10 मिनट देने पड़े तो दो, क्योंकि आपने पहले बहुत मस्ती कर दी, अब हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर अब भी नहीं करा तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको देखनी है वन शॉट। अब आप पूरे लेक्चर्स नहीं देख सकते, आपको वन शॉट देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब बारी आती है जो आप वन शॉट देखनी है, आपको वो कितने टाइम की देखनी है, वो 1 to 2 आवर्स की नहीं देखनी, वो मिनिमम टू मिनिमम आपको 5 to 8 आवर्स के बीच की देखनी है। मैंने मिनिमम की बात करी, मैक्सिमम तो जितना मर्जी देख सकते हैं, लेकिन अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है क्योंकि आपने टाइम वेस्ट कर चुकी है। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि थोड़ा सा तो रेग्रेट फील करोगे आप, ठीक है। तो आपको अब 5 to 8 आवर्स की वन शॉट देखनी है। अब वो देखनी कैसे, या तो आप उसको 2 पार्ट्स में देखोगे या फिर कंप्लीट 1 पार्ट में देखोगे। एक बार टिक के बैठ जाना और देख लेना सारी वीडियोस, सारी जितनी भी वीडियो है वो, ठीक है। अब जब वीडियो देख रहे हो, सेकंड स्टेप ये आता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो, अब आपको नोट्स बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं है। आप जैसे आपके टीचर्स आपको वीडियोस में बढ़ा रहे हैं, आप वैसे वैसे उसके स्क्रीनशॉट लोगे, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे, उसको सेव करोगे उस चैप्टर के नेम से। सेकंड स्टेप ये आता है कि फर्स्ट स्टेप तो आपने वीडियोस देख ली, उसके कंसेप्ट क्लियर कर लिया, जितने हो रहे हो तो ढंग से कर लेना, टिक कर बैठ के आराम से फुल कंसंट्रेशन से, राइट। सेकेंड ये होता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिए। थर्ड ये है कि जो आपने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं अब उसको रिवाइज करोगे, या तो उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे पूरा रिवाइज करोगे एक टाइम बैठकर। थोड़ा थोड़े पार्ट में रिवाइज करोगे तो काम नहीं बनेगा, आपको एक बार में ही पूरी पीडीएफ रिवाइज करनी पड़ेगी। आपकी पीडीएफ रिवाइज होगी। अब आपका सेकंड नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो आपने पीडीएफ जो रिवाइज करी, अब उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे। देखो यहाँ पे 2 काम करने हैं आपको, एक अपनाना आपको शॉर्ट नोट्स, दूसरा बनाना फॉर्मूला चार्ट। देखो शॉर्ट नोट्स हमें यहाँ पे बोल सकते हो कि आपका ऑप्शनल है। शॉर्ट नोट्स बेसिकली 2 to 3 पेजेस की थ्योरी होती है जो शॉर्ट फॉर्म में कंडेंस्ड होती है। अब वो ऑप्शनल है क्योंकि आपका टाइम नहीं है, लेकिन जो सेकंड है फॉर्मूला चार्ट, वो ऑप्शनल नहीं है, वो मैंडेटरी है, क्योंकि उसके बिना आप न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर पाओगे और फिर बाद में आप जो टाइम वेस्ट करोगे, इससे अच्छा ये है कि आप अभी टाइम वेस्ट कर लो। फॉर्मूला चार्ट बनाओगे। अब जो फॉर्मूला चार्ट बनाओगे, जब आप पहली बार बनाओगे तो शायद आपको 40 मिनट से 1 आवर भी लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपको एक हैबिट पड़ जाएगी फॉर्मूला चार्ट बनाने की हर एक चैप्टर्स की, तो आप 20 मिनट्स में बना सकते हो, राइट। आपका फॉर्मूला चार्ट बन गया, उसके बाद आप जंप करोगे सीधा एनसीईआरटी पर। अब एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी, आप उसको मिस नहीं कर सकते। ये हो गया कि आपकी एनसीईआरटी खत्म हो गई, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया, आप रिवाइज करोगे सारा जितना भी पढ़ा है ताकि आपके माइंड में कुछ तो घुसे। यहाँ पे आपका बहुत कुछ घुस चुका होगा।
इस तक आकर, ठीक है, रिवाइज कर लो साथ साथ। उसके बाद क्या करना है, जो एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जाम्पल क्वेश्चन होते हैं आप उसको सोल्व करोगे, राइट। अब एग्जाम्पल क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है कि जैसे जैसे उसने एग्जाम्पल्स को सोल्व करा वो देखोगे, बस खुद को सोल्व नहीं करना है कि उसने कैसे सोल्व करेगा। एंड यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, तो एनसीईआरटी के जब आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो मोस्ट प्रेफर क्वेश्चन तो वही रखना, लेकिन एनसीईआरटी की जो बुक में जो एग्जाम्पल सोल्व करे हुए हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में करे। कई बार क्या रहते हैं, गिवन फिगर रेफर दे देते हैं वो, तो आप एनसीईआरटी को छोड़कर आप किसी गाइड में उसके हिंट है वो देख सकते, सोल्यूशन देख सकते हो, या फिर ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके उसका सोल्यूशन देख सकते हो, राइट, क्योंकि वो ईजी वे में होते हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको कोई भी गाइड लेनी है, उसके 2-3 हर एक टॉपिक के 2-3 आपको सोल्व एग्जाम्पल देखने हैं कि किस तरह से सोल्व किए गए हैं, कैसे वो लिखता है, कितने स्टेप्स लिखता है, किस वे में वो अपना परफॉर्म करता है, वो आपको सब देखना है, राइट। इसके बाद जो आपने एक सोल्व क्वेश्चन देख लिया, आपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स देख लिए, उसके बाद आप डायरेक्टली जंप करोगे पीवाईक्यूज पे। देखो पीवाईक्यूज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको तो करना बिल्कुल भी मत भूलना। जितने भी जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर पीवाईक्यूज में से आते हैं, या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल में से आते हैं, या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से आते हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ें तो करना भूलना मत। अब पीवाईक्यूज की बारी आती है, पीवाईक्यूज आपको 30 ईयर्स के तो करने ही करने हैं सीबीएसई के, राइट। तो अब बारी आती है कि पीवाईक्यूज जब आप सोल्व करोगे तो उसको सोल्व करने का वे क्या होगा। देखो पीवाईक्यूज के अंदर रीजनिंग क्वेश्चंस भी होंगे, डेरिवेशंस भी होंगी और क्वेश्चंस भी होंगे। अब आपकी मर्जी है कि आप रीजनिंग पहले उठाकर आप पहले सारे टॉपिक्स की रीजनिंग कंप्लीट कर लो पीवाईक्यूज की। सेकंड में ये आता है कि आप सारी डेरिवेशन देख लो कि बार बार कौन सी डेरिवेशन पूछी जा रही है। अगर उस चैप्टर में से एक डेरिवेशन हर बार आती है तो उसको इम्पोर्टेंट मार्क करो और उसको अच्छे से रट लो। थर्ड आता है कि आप फिर सारे न्यूमेरिकल्स एक बार में कर लो। अब देखो ये आते हैं जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होंगे या फिर जो डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस होंगे वो आप फिर कर लोगे, ठीक है, उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके दिमाग में वो टिक जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को आपको कम से कम 5 to 6 टाइम, जब तक पेपर नहीं हो जाते तब तक 5 to 6 टाइम्स आपको पीवाईक्यूज दोबारा करने होंगे न्यूमेरिकल्स वाले। देखो मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूँ, तो फर्स्ट टाइम जब आप करोगे आप कुछ पीछे देखोगे, फिर करोगे, फिर पीछे देखोगे तो आपके दिमाग में इतना नहीं रहेगा। सेकेंड टाइम बिना पीछे देखे करोगे तो उसमें से वो क्वेश्चन छट जाएंगे जो आपने कर लिए और जो नहीं कर लिए। फिर थर्ड टाइम दोबारा सारे क्वेश्चंस करोगे, फिर उसमें से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो पहले नहीं हुए लेकिन अब हो गए, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो पहले कर लिए लेकिन अब नहीं हुए, ठीक है। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, तभी मैंने बोला है 5 to 6 टाइम्स, ताकि आपको पता लगे। इस 5 to 6 टाइम जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं हुए हर बार, उसको आप रेड मार्क करोगे ताकि जब पेपर पास में हो तो वो क्वेश्चंस आप जरूर पढ़ लो। क्यों? क्योंकि पेपर में अगर वो क्वेश्चन आ गया तो फिर आपसे वो सॉल्व नहीं होगा अगर आपने दोबारा वो रिवाइज नहीं करा। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस एज इट इज एग्जाम में आते हैं, इसलिए। अब यहाँ पे आपके पीवाईक्यूज कंप्लीट हो गए, आपको एक मोटिवेशन मिला कि हाँ भाई मैं न्यूमेरिकल्स कर सकता हूँ। डेरिवेशंस आपको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे। जब आपने पीवाईक्यू सोल्व करे वहाँ से आपने इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को हाईलाइट कर लिया और कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको पता लग जाएंगे कि बार बार वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैंने पीवाईक्यूज इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि पीवाईक्यूज में हमें क्वेश्चंस का टाइप पता लग जाता है कि हर एक चैप्टर में से किस तरह के टाइप्स के क्वेश्चंस बनती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मॉडर्न फिजिक्स की तो उसमें ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस नहीं बनते, कुछ ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वही घुमा फिरा के वही पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टेट्स की बात कर लूँ, वही क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 लाइक चार्जेस हैं, एक थर्ड चार्ज रखना है ताकि सारे बैलेंस रहे, वही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, बस घुमा फिरा के, कोई पीछे रख दिया कोई आगे रख दिया, कुछ ऐसे घुमा फिरा के। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, वहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर्किट्स की बहुत अलग अलग पूछे जाते हैं, पोटेंशियोमीटर हो गया, इन सब के। मैग्नेटिक फिजिक्स की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत वैराइटीज़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात ये आती है कि आप मॉडर्न फिजिक्स को पहले कर सकते हैं, देन इलेक्ट्रोस्टेट कर सकते हैं, देन मैग्नेटिक कर सकते हैं। जो वेव ऑप्टिक्स होगी और रे ऑप्टिक्स होगी वो वही बच्चे करें पहले जिन्हें क्लास 11 के ऑसिलेशन एंड वेव्स अच्छे से समझ में आए थे। तो ये सारे स्टेप्स थे। अगर आप ये सारे स्टेप्स कर लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली 85 to 90 मार्क्स आपकी कंफर्म है, अगर सच्चे दिल से करते हो तभी। तो ये बच्चे तो स्कोर कर लेंगे,
बाकी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था जिनसे सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे बाकी सब सॉल्व हो रहा है, ये सब करके वो 100 भी ला सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्किंग कि आप कितना डेडिकेशन कितना कंसिस्टेंस रह रहे हैं। जो बच्चे फिर न्यूमेरिकल्स जिनका सब कुछ क्लियर था, मतलब जिसने सब कुछ कर रखा था, उससे PYQs भी लगा लिए 2 to 3 टाइम्स, उसके बाद भी उसके पास टाइम बच रहा है, उसके बाद वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। बट मैं मोस्ट यही प्रेफर करूँगी कि आप PYQs भी ट्राई करें और NCERT एग्जाम्पलर भी कर लें। ठीक है, और गाइड्स के लिए कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही करें। मैं गाइड प्रेफर इसलिए नहीं कर रही हूँ कि बहुत वास्ट होती है और उसमें बहुत फालतू के क्वेश्चन भी होते हैं जहाँ पर आपका टाइम वेस्ट जाएगा। आप कुछ यूट्यूब में कुछ न्यूमेरिकल सेशंस की वीडियो लगा सकते हो, या फिर एक MTG चैंपियन की बुक आती है वो यूज़ कर सकते हो। मैंने अपने टाइम में वो लगाई थी, वो काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, तो आप ये सब करके 100 तक ला सकते हो। एंड ये सब होने के बाद कम से कम 5 to 6 टाइम्स आप पेपर सोल्व करना। मैं ये उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो मैंने वीडियो में पहले डिस्कस करा था, जिन्होंने अपना सब कुछ कर चुके हैं लेकिन कुछ कदम पीछे थे 100 लाने के लिए। तो वो क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर से सोल्व करने से आपको अपनी मिस्टेक्स पता लगती है, सिली मिस्टेक्स पता लगती है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता लगता है और एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी पता लगती है। तो उसमें भी आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तो 80 मार्क्स कटना आपका इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट टू लाइक बटन एंड कमेंट डाउन। थैंक यू।